तो देखो अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। हम लोग क्या करेंगे, कूलम्स लॉ की एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अच्छा, ये एक्सप्रेशन भी ड्राइव करने से पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमको समझ आना चाहिए, जो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, तब जाके आपको चीज़ें आगे अच्छे समझ आएंगी। वो है गॉसियन सरफेस क्या होती है। गॉसियन सरफेस, व्हाट डू यू मीन बाय गॉसियन सरफेस। देखो गॉसियन सरफेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी है, इसकी डेफिनेशन पर्टिकुलरली लिख लो आप, ठीक है, कभी, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलरली आपको अच्छे से पता होगी ना गॉसियन सरफेस क्या है, तब जाके आपको कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस होती है। गॉसियन सरफेस क्या होती है, एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस होती है जिस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। ये एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस होती है किसके आसपास, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास, ठीक है। मान लो इस तरह से मेरे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो इस तरह से एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस जहाँ पे जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो, सेम हो, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस में से पास आउट हो रहा है वो कैसे पास आउट हो रहा हो, नॉर्मली पास आउट हो रहा हो, मतलब हर एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो परपेंडिकुलरली यहाँ से पास आउट हो रही होंगी। समझाया। गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस एक यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास एक ऐसी एक क्लोज्ड सरफेस होती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस होती है जिस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे, जिस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होती है, और इस सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा होता है वो हमेशा नॉर्मली पास आउट हो रहा होता है। ठीक, समझ आ गए। लिख लो उसको, डेफिनेशन को लिख लो, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो आप, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट इज अ क्लोज्ड सरफेस, it is a closed surface around a charge distribution, around a charge distribution. It is a closed surface around the charge distribution such that electric field intensity at all points, ये बताया ना मैंने आपको, such that the electric field intensity at all points on the surface is same, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे उस सरफेस पे सेम होनी चाहिए। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी बताया मैंने आपको, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द surface is along the normal to the surface, तो ऐसी क्लोज सरफेस, ठीक है, जो कि एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आगे बनाई जाती है, जहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो उस सरफेस पे, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस में से पास आउट हो रहा है वो नॉर्मली पास आउट हो, तो उस सरफेस को क्या बोला जाता है, गॉसियन सरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गॉसियन सरफेस बोला जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अभी आपके इस डेरिवेशन में भी यूज़ होना है, और साथ में अभी हम जो गॉस लॉ की जब एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे ना, वहाँ पे ये गॉसियन सरफेस बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक, बता दूँ, लिख लिया ना। चलो जी, अब करते हैं इस डेरिवेशन को ड्राइव, ठीक है। इस डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर देयर आर टू चार्ज Q1 एंड Q2, और ये चार्ज कहाँ पे रखे हुए हैं, मान लो ये A और B पे रखे हुए हैं, तो लिख लेते हैं इसको, लेट अस कंसीडर देयर आर टू चार्ज। सपोज करो मेरे पास दो चार्ज हैं, ठीक है। प्लेस्ड एट, कहाँ पे पड़े हैं, प्लेस्ड एट A एंड B, क्लियर, ठीक। लेट R बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। मान लो कि इन दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना R है। लेट R बी द डिस्टेंस बिटवीन
चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हमने सपोज कर लिया, R सपोज कर लिया, ठीक है। अब एक चीज़ और कंसिडर करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास चार्ज Q1 है ना, ठीक है, इसकी वजह से आसपास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना। देखो मैंने बताया ना आपको, कोई भी चार्ज हो, चार्ज आया अगर कहीं चार्ज प्रेजेंट है तो उसके आसपास क्या होती है, उसके आसपास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हल अपनी अपनी जगह पे क्या रहती है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जगह पे क्या रहती है, इसकी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, ये तो पता है ना आपको, ठीक है ना। अब देखो सपोज कर लेते हैं कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। लेट E vector be the electric field intensity at point B due to charge Q1, ठीक है। let E be the electric field intensity at point B due to charge Q1, क्लियर। अच्छा, अब ये चार्ज Q1 क्या कर रहा है, इस Q2 को क्या कर रहा होगा भाई, रिपेल कर रहा होगा, है ना, रिपेल कर रहा होगा। और पॉइंट B पे हमने पहले ही डिफाइन कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, स्ट्रेंथ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, E, है ना, स्ट्रेंथ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमने लिख लिया E वेक्टर। तो फिर कितनी फोर्स से इसको रिपेल कर रहा होगा, ये चार्ज Q1 इस चार्ज Q2 को कितनी ताकत लगाएगा या कितनी फोर्स से इसको रिपेल कर रहा होगा, वो फोर्स हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ द फोर्स experienced by the charge Q2, ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज Q1, कितनी फोर्स लग रही होगी बताओ, वो लग रही होगी F इजिकल टू Q2E, है ना, F इजिकल टू Q2E, समझ आ गया ना। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q2, ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1 इक्वल टू F इजिकल टू Q2E, है ना, होता ना फार्मूला F इजिकल टू QE, तो Q वो चार्ज होता है जिस पर फोर्स लग रही होती है, तो क्या यहाँ पे क्या आ गया, F इजिकल टू Q2E, ठीक। इसको रख लो आप लोग इक्वेशन नंबर 1, समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, लिख लो इसको, यहाँ तक लिख लिया, मिटा दूँ, ओके मिटा देते हैं इसको। अब आगे क्या करना है हम लोगों को, देखो अब हम क्या करते हैं, एक गाशियन सरफेस ड्रा करते हैं, ठीक है। नाउ ड्रा ए गाशियन सरफेस, एक ऐसी गाशियन सरफेस ड्रा करेंगे जहाँ पे ए जो है वो इसका सेंटर होगा, ठीक है। नाउ ड्रा अ गाशियन सरफेस, ये आगे मेरे पास वो गाशियन सरफेस विद ए एज सेंटर, एक गाशियन सफेयर होगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे नाउ ड्रा अ गाशियन सफेयर, यह है एक हाइपोथेटिकल सफेयर होता है, ठीक है। नाउ ड्रा ए गाशियन सफेयर विद ए एज सेंटर, ठीक है। तो हमने गाशियन इस चार्ज Q1 को सेंटर में रख के, इस ए पॉइंट को सेंटर में रख के हमने क्या कर दिया, गाशियन सफेयर ड्रा कर दिया, एक गाशियन सफेयर ड्रा कर दिया, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, समझ आई बात। मैंने क्या किया, मैंने इस ए को सेंटर में रख के एक गाशियन सफेयर जो है वो ड्रा कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज करता हूँ लेट, अच्छा गाशियन सफेयर जो मैंने ड्रा कर लिया हुआ है, सपोज कर लो ds विदा, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यहाँ पे जो मैंने E की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, वो ये थी ना, E वेक्टर तो इस तरफ आना है, ठीक। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे गाशियन सफेयर पे मैंने क्या किया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, ठीक है, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया ds, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया मैंने ds, जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो कौन बताएगा, जिसकी डायरेक्शन जैसे मैंने पहले आपको बताया, जिसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है हम लोगों को, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन पता चलेगी हम लोगों को इस तरह से एंड कैप से, और वो कैसे होगी, वो पॉइंटिंग आउटवर्ड की तरफ होगी, है ना। तो इसलिए लिखेंगे इसको लेट ds बी द स्मॉल एरिया एलिमेंट, बिल्कुल वैसे ही किया हम लोगों ने जैसे पिछली एग्जांपल पिछला डेरिवेशन हम लोगों ने की थी, अराउंड बी, लेट ds बी द स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड बी, लेट ds बी द स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड बी। तो हमने क्या किया, ds एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया इस b के आसपास। अब ये जो एरिया एलिमेंट हमने लिया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
ठीक है, क्योंकि हमने बताया आपको गाउस थ्योरम में जो हम लोग एरिया एलिमेंट लेते हैं वो कैसा होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी तो उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड क्या है ds, और दूसरी होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन। वो डायरेक्शन यहाँ पे कौन बता रहा है हमें, ये एन कैप बता रहा है, जो कि पॉइंटिंग आउटवर्ड है। वो सेम डायरेक्शन, इस एन कैप की डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो सेम है। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हम लोगों ने गॉस लॉ को स्टडी कर लिया हुआ है। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि गॉस लॉ की क्या थी हमारे पास स्टेटमेंट, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके बराबर आता है, Q1/एप्सिलॉन आएगा ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप उसको। गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि किसके बराबर होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसके बराबर होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वो किसके बराबर आता है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स, ऐसे लिखो और अच्छे समझ आएगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो कितना चार्ज एनक्लोज किया है सरफेस ने, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है ना, ये क्या है भाई, ये है गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज अपने अंदर बंद करके रखा हुआ है, वो क्या है, वो तो Q1 चार्ज है। तो यहाँ पे क्या आएगा, Q1 आएगा, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi EDS इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, वो तो Q1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 आना जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई ई डी एस कॉस, बताइए मुझे ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉइंटिंग आउटवर्ड। देखो ई वेक्टर भी इस तरफ डायरेक्शन, ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, पॉइंटिंग आउटवर्ड। और जो मेरे पास डी एस वेक्टर है, ये देखो यहाँ पे डी एस वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, ये आ गया ना मेरे पास ई वेक्टर, डी एस की डायरेक्शन क्या है, वो भी इसी डायरेक्शन में है, सेम ही डायरेक्शन में दोनों। तो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसके अंदर कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0 डिग्री आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन टाइम Q1, ठीक है यहाँ तक। अब देखो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, तो ई हमारे पास बाहर आ जाएगा, ds 1/एप्सिलॉन टाइम्स Q1, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर। अब मुझे बताओ, ये इस तरह के छोटे ds अगर मैं ऐड करूँगा, जैसे ये छोटा सा ds है ना, इधर भी एक छोटा सा ds ड्रा कर दूंगा, इधर भी कर दूंगा, इधर भी, ये छोटे ds में अगर ऐड करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर। ये जो मेरे पास गॉसियन स्फीयर है, इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, देखो ये छोटे ds अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर। ये जो मेरे पास गॉसियन स्फीयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 4πr², है ना, r है ना इसका रेडियस भी, तो r²। यहाँ पे क्या आएगा, 1/एप्सिलॉन Q1, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर हो गया, ओके। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ई की वैल्यू मेरे पास अभी आ जाएगी, ई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, ई इज इक्वल टू 1/4πr², 1/एप्सिलॉन Q1, ठीक है। ये आ गई मेरे पास ई की वैल्यू, ये आ गई मेरे पास ई की वैल्यू, ठीक है। अब आपको याद है इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 थी F इज इक्वल टू Q2E, ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। आपने क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, उसको सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो फिर मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा। अगर इसको मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी, F इज इक्वल टू Q2E। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, टोटल फोर्स मेरे पास आ जाएगी, ये आ जाएगा Q2, ठीक है। E की वैल्यू क्या है, 1/4πr², 1/एप्सिलॉन Q1, ठीक है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, आएगा F इज इक्वल टू 1/4π/एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। आ गया ना, कुछ याद आया, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है कूलम्स लॉ की, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, गॉस लॉ से कूलम लॉ को ड्राइव किया, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, गॉस लॉ से कूलम लॉ को ड्राइव किया। बड़ा सिंपल सी डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल की बात नहीं है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि गॉसियन सरफेस क्या होती है, ठीक है। गॉसियन सरफेस क्या होती है, ये गॉसियन सरफेस कैसी भी हो सकती है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये गॉसियन सरफेस कैसी थी, एक स्फीयर की फॉर्म में थी, ठीक है। ये जो गॉसियन सरफेस यहाँ पे मैंने ड्रा की, हाइपोथेटिकल एक सरफेस मैंने ड्रा की,
ठीक है, ये कैसी है यहाँ पे, इस केस में ये कैसी है, एक सफ़ेयर की फॉर्म में है। लेकिन गाशियन सरफेस आप देखोगे आगे जाके आपको अलग अलग इसकी शेप्स दिखेंगी, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग तरह की गाशियन सरफेस आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे गाशियन सरफेस जो है वो एक सफ़ेयर की फॉर्म में हमारे सामने आई। ठीक, क्लियर, समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गास लॉ की हम लोग एप्लीकेशंस जो है वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज यू नो दैट ये टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है गास लॉ का, तो उसकी एप्लीकेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस काफ़ी अपेयर होते हैं गास लॉ के या उसकी एप्लीकेशंस के। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिज़िक्स पढ़ते रहिए।